Hello students, now we are going to discuss बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जे थॉमसन का CRT ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, फिर प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, जो कि अब हटा दी गई हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन जो पहले पढ़ा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आगे हम रिलेट करेंगे। ठीक है, आगे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले शायद हम लोगों ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात कीजिए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन उसी वक्त प्लांक्स सर की थ्योरी आई थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक सर की थ्योरी थी। प्लांक सर ने क्या कहा था? प्लांक सर ने कहा कि अगर कोई भी चार्ज है वो लगातार क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वो लगातार एनर्जी क्या करेगा? एमिट्स करेगा। यही तो बात यही थी प्लांक सर ने। प्लांक सर ने कहा था अगर भी कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। और एमिट करेगा तो एक समय के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। और उसको क्या करना चाहिए? ऐसे कुछ इस तरीके से उसको रिवॉल्व करना चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को इमिट करेगा और इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर कोलैप्स कहेंगे, और एटम क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसी के आगे की बात करने आए थे बोहर। नील बोहर क्या थे? जेम्स जे थॉमसन के भी अंडर में काम किए थे और रदरफोर्ड के भी अंडर काम किए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? दोनों की थ्योरी को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, तो बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है, लेकिन कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी रिवॉल्व कर जाए। मान लीजिए, उनके कहने का मतलब ये था कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स ही हैं जिसमें क्या हो सकता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी एमिट करेगा और ना ही एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनी एनर्जी और एक्सेप्ट एनी एनर्जी। ओके, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो जंप तो करता है, हमने पहले पढ़ा था 9th 10th में, तो बेटा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी एक्सेप्ट करेगा या एनर्जी एमिट करेगा जब उसको अगली ऑर्बिट्स में जाने के बराबर एनर्जी दी जाए। अगर हम क्या करें, एक फोटान दें यहाँ पर, इसको ऐसा फोटान दें जो इस एनर्जी के बराबर हो, तब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट्स को छोड़कर ऊपर वाले ऑर्बिट्स में आएगा। अगर हम बीच वाली एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एमिट भी नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ इन्होंने ये बताई। दूसरी चीज़ अब इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये जो ऑर्बिट्स हैं ये वही होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, P बराबर mb। P बराबर mb यही तो होता है मोमेंटम। P बराबर क्या होता है? mb। लेकिन अगर r से मल्टीप्लाई कर दें, r क्या होता है? रेडियस। अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। मतलब कहने का ये है, बोहर सर बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH/2π के क्या होगा? इक्वल होगा। और यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n है इंटीजर मल्टीपल h/2π। इंटीजर मल्टीपल मतलब क्या होता है? n का मान 1 भी हो सकता है, n का मान 2 भी हो सकता है, n का मान 3 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी n का मान 1.5 नहीं होगा और n का मान ना तो 2.5 होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जिस
उसी ऑर्बिट्स में होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बात समझ में आ गई। n का मान क्या होगा, n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.3, 1.4, 1.5 नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, इसके बाद बोहर सर ने रेडियस निकालने की बात की थी। मतलब ये चीज तो आपकी समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस में आकर गिर क्यों नहीं रहा है। प्लांक्स की थ्योरी भी मान्य यहाँ पर है। प्लांक्स ने क्या कहा था, चार्ज अगर एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी एमिट करेगी, तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, बोहर सर ने क्या बोल दिया कि जब ये ऑर्बिट में होगा तब ये कोई भी एनर्जी ना तो एक्सेप्ट करेगा और ना ही क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब हम आगे बात करते हैं, अब कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैसी कैलकुलेशन करेंगे, बोहर की रेडियस क्या होगी। एक चीज याद रखिएगा कि बोहर सर ने जो भी कहा था, ये जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था, ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल था। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात क्या होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात होती है जैसे ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो। अच्छा, आप कहेंगे सर एक से ज़्यादा रिवॉल्व कर जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, देखिए बीच में न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि नहीं हम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, आप कहें सर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एक अट्रैक्शन फोर्स, आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिवली इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। इसीलिए कभी भी बोहर्स ने क्या कहा, हम बात करेंगे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन H+ लाइक एटम Li2+ He+, ठीक है, केवल इन्हीं के लिए बात की है। ठीक है, अब आगे हम बोहर्स का रेडियस निकालने चल रहे हैं। ठीक है, तो बोहर्स का रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो कैसे करेगा तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज हमने बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या हम इसको ई कह दें, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जेड ई कर दें। बात समझ में आ रही है ना, जेड ई क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर जेड ई, मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, जेड ई है। बात समझ में आ रही ना, और एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ कि जब 2 चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, 12th में पहला ही चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा क्या हम इसको के लिख दें, हमें पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या हम के लिख दें, के लिखने से क्या हो जाएगा, के लिखने से ये आसान हो जाएगा, हमको बार बार इतनी डिजिट्स नहीं लिखनी पड़ेगी। अच्छा, Q1 क्या है, Q1 को जेड ही कर दें बटे r²। मान लो इसकी रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe बराबर क्या हो जाएगा, kZe²/r²। हो गया, समझ में आ गया हमको। दूसरी बात क्या है, अच्छा एक चीज़ और बताई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, MBr बराबर क्या हो जाएगा, NH/2। सही है ना, सही है। ठीक है, तो Fe है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ लगता है। जब कोई सर्कुलर मोशन होता है ना तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसको बैलेंस बनाए रखता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, ये कई सारे फोर्स को मिलाकर एक फोर्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। ठीक है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल है ये, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दोनों इक्वल होंगे तब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, तो हम बराबर कर देते हैं Fe = Fc। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, k
जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा यहाँ से क्या आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ बाकी सब क्या कर ले वेलोसिटी वी स्क्वायर, ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, बाकी एम इधर ले आइए तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एम इंटू आर, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, इसको क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे, तो जब सेकंड का स्क्वायर करके और इसको एक से क्या कर दें डिवाइड कर दें, बात समझ आ रही ना, सेकंड का स्क्वायर करके एक से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई किससे है 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम आर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जब डिवाइडेड बाई आप एम आर करेंगे सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कि जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एम इंटू आर, ठीक है, तो एम आर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, एक मिनट इसको नीचे लिख दें, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब ऊपर चला जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा हमें क्या निकालनी है रेडियस निकालनी है, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एक आर बचेगा बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक एम से एक एम भी कैंसिल हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा एम के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, हो गया ना। अच्छा एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ई इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, ये सब कांस्टेंट है, इनको हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा जो कांस्टेंट बाहर, एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो एच स्क्वायर अपॉन एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इतना सब कांस्टेंट बाहर है, और मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आर की वैल्यू आएगी 0.529 क्या आएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बटे जेड, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बटे जेड, या 529 को 0.53, ये क्या हो जाएगा बोहर्स के रेडियस की हमने क्या कर ली कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। बाकी हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए क्या हो जाएगा थैंक यू।